जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मनी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी इस चैनल पे फिजिक्स का क्लास 10th का जो फिजिक्स है दोस्तों, उसका फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों चल रहा है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो कि एग्जाम में पहले ही पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ये सारे जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है दोस्तों पहले पूछे जा चुके हैं दोस्तों। इससे पहले 20 क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया जा चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2 3 करके ऐसे, और अभी 21 नंबर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। बढ़ते आगे हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ से। दोस्तों क्वेश्चन हमारा है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहा जाता है। दोस्तों अगर दर्पण की मैं बात करूं तो दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ होती है दोस्तों, ये देखो, ये दर्पण है, इसकी ये परावर्तक पृष्ठ होती है इधर वाली, ठीक है। तो परावर्तक पृष्ठ की मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु दोस्तों ये होता है। तो मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है वो हमसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया है दोस्तों ध्रुव, द्वारक, त्रिज्या और फोकस बोला गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हमारा ये जो होता है वो P होता है, यहाँ पे F होता है और यहाँ पे दोस्तों C होता है दोस्तों। इसको इसके और इसके बीच की दूरी को द्वारक बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। ये जो दूरी है दोस्तों, इसके बीच की दूरी जो होती है इसको द्वारक बोला जाता है, ठीक है, याद रखना द्वारक। ये दोस्तों ध्रुव हमारा यानी पोल हो गया, ध्रुव हो गया दोस्तों। ये हमारा फोकस हो गया दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है, वक्रता केंद्र इसको बोलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो इसे क्या कहा जाता है, ध्रुव। यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए जो बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा कि यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा दोस्तों। हमसे गलत क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि अगर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है तो निम्न में जो ऑप्शन दिया गया उसमें कौन सा गलत है दोस्तों अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। याद कीजिए हमने उत्तल दर्पण के बारे में हमने पढ़ा है, उत्तल दर्पण में हमने प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में भी बात किया था, ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति किया था, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में भी बात किया था दोस्तों, और प्रतिबिंब के आकार के बारे में भी हमने बात किया था, किसमें, उत्तल दर्पण में दोस्तों। मैंने बताया था प्रकृति का मतलब क्या होता है। प्रकृति का मतलब ये होता है कि वास्तविक है या आभासी है ना, या काल्पनिक है, उल्टा है, सीधा। आकार का मतलब दोस्तों बड़ा है, छोटा है। स्थिति का मतलब दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ बनी है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। तो उत्तल दर्पण में प्रकृति क्या होती है, तो मैं बार बार बताया हूँ आपको, बहुत बार बताया हूँ कि हमेशा लेकर के चलना है कि हमेशा प्रकृति क्या हो जाएगी, आभासी, ठीक है, हमेशा आभासी बोलो, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, काल्पनिक भी बोला जा सकता है। और मैंने बोला था आभासी या काल्पनिक जहां भी आए दोस्तों हमेशा क्या लगाना है, सीधा। हमेशा क्या लगाना है दोस्तों, सीधा। मतलब उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, हमेशा सीधा होती है। उसे काल्पनिक भी ऑप्शन में रह सकता है, आभासी भी ऑप्शन में हो सकता है दोस्तों। स्थिति के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो याद रखना P और S के बीच में हमेशा बनेगी, P और S के बीच हमेशा बनते, याद रखना है। स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति होगी दोस्तों दर्पण के पीछे ही देखेंगे, और हमेशा कहाँ बनेगी, P और S यानी ध्रुव और पोल, ध्रुव और फोकस के बीच हमेशा बनती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आकार की बात करेंगे दोस्तों तो आकार में हमेशा क्या होता है दोस्तों, हमेशा छोटा होता है। वस्तु के आकार से हमेशा क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा। प्रतिबिंब जो होगी दोस्तों उसका आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा। ये उत्तल दर्पण में हमेशा की बात मैं कर रहा हूं, हमेशा सीधा होगा, हमेशा काल्पनिक होगा, हमेशा आभासी होगा, हमेशा छोटा होगा, हमेशा P और S के बीच में बनेगी, ठीक है, याद रखना इस चीजों को। अब चलते क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत ढूंढना है, चलिए
तो मैं यहाँ पे बात करूंगा ऑप्शन ए की, प्रतिबिंब जो कि वास्तविक बोल रहा है दोस्तों। सामने लिखा हुआ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी या काल्पनिक होगा दोस्तों। इस हिसाब से ये ऑप्शन जो हमारा दोस्तों गलत है, बट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया है, तो गलत पूछा गया तो हमारा ये बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब छोटा होगा दोस्तों, हमेशा छोटा बनता है ना। प्रतिबिंब सीधा होगा दोस्तों, हमेशा सीधा बनेगा। पी और एस के बीच में हमेशा प्रतिबिंब बनती है दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का ये है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। तो उत्तल दर्पण में मैंने 3 जगह बताया था, आपको याद रखना। उत्तल दर्पण का उपयोग 3 जगह बताया गया था, कौन कौन। एक बताया था पश्च दृश्य के रूप में, है ना, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, यानी पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है। एक मैंने बताया था दोस्तों आपको साइड मिरर बोलता है इसको, ठीक है, साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक आपको मैंने बताया था सड़क के लाइटों में, सड़क के स्ट्रीट लाइटों में, ठीक है, स्ट्रीट लाइट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, उत्तल दर्पण का, ठीक है। अवतल दर्पण की बात भी साथ में कर लेंगे दोस्तों कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अवतल दर्पण का भी मैंने बताया था दोस्तों हजामती दर्पण के रूप में, जिसको शेविंग बोल सकते हो, मेकअप बोल सकते हो, मेकअप दर्पण बोल सकते हो, शेविंग दर्पण बोल सकते हो, हजामती दर्पण बोल सकते हो दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया था कि इसका उपयोग जो होता है गाड़ी की हेडलाइट, टॉर्च और सर्च लाइटों में भी किया जा सकता है। नाक, कान, गले और दांत के डॉक्टर के द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगला मैंने सौर भट्टी में भी बताया था दोस्तों, ठीक है, सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दो 4 पॉइंट जो है अवतल दर्पण के लिए है। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे किसकी बारे में बात की गई है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। ऑप्शन ए की मैं बात करूंगा दोस्तों, शेविंग मिरर दिया है। मिरर का मतलब ही दर्पण होता है दोस्तों, अंग्रेजी में मिरर बोलते हैं। शेविंग मिरर का मतलब दोस्तों होता है हजामती दर्पण के रूप में। तो दोस्तों हजामती दर्पण में उत्तल दर्पण का नहीं अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन हमारा ये गलत हो जाएगा। रियर व्यू मिरर, रियर रियर का मतलब होता है दोस्तों पीछे, व्यू का मतलब होता है देखना, और मिरर का मतलब होता है दोस्तों दर्पण, यानी पीछे देखने के आईने के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। और वाहनों के हेडलाइट किस में हो जाएगा दोस्तों, अवतल दर्पण में। टॉर्च में किस में हो जाएगा, अवतल दर्पण में, ठीक है। तो उत्तल दर्पण हमेशा याद रखना, ये तीनों की बात ही करेंगे, ये तीन वो है, इसका हमेशा याद रखना है। अब बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर है, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह कौन सा दर्पण है दोस्तों। दोस्तों क्या कह रहा कि फोकस का मान कितना दिया है, +15 दिया है। तो क्या कहना है कि यह दर्पण कौन सा है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि याद करो कि मैंने चिन्ह परिपाटी पढ़ाया है, ठीक है, चिन्ह परिपाटी पढ़ाया गया है दर्पण के लिए भी और लेंस के लिए भी। तो दर्पण के लिए मैंने चिन्ह परिपाटी बताया था, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण जो होता है दोस्तों उसका फोकस और उसकी वक्रता त्रिज्या प्लस होती है, और अवतल दर्पण की क्या होती है दोस्तों, माइनस होती है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो उत्तल दर्पण में प्लस होता है, यानी प्लस का मान दिया है यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो समतल दर्पण का दोस्तों क्या होता है, तो समतल दर्पण में देखो इसका फोकस होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण बिल्कुल सही जवाब इसका है। दोस्तों याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको कि प्लस होगा किसका माइनस होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप याद करो, यहाँ पे लिखा है अवतल और यहाँ पे लिखा है उत्तल, ठीक है। अब देखो अवतल कौन से स्टार्ट होता है, अ से, और उत्तल किससे स्टार्ट होता है दोस्तों, ऊ से। एक बात बताओ कि अगर अ आ ई ऊ पढ़ते हैं दोस्तों, देखो अ आ ई ऊ, ठीक है, पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो पहले कौन आता है दोस्तों, पहले कौन आता है, अ,
फिर प्लस करते जाओ आगे, प्लस करते जाओ आगे, तब क्या होगा मतलब जो दूर की तरफ है दोस्तों वो इसका वैल्यू ज्यादा रहेगा और नजदीक का है दोस्तों उसका वैल्यू कम होगा। तो दूर वाला को प्लस बोलेंगे तभी तो वैल्यू ज्यादा होगा ना, नजदीक वाला का माइनस बोलेंगे तभी तो वैल्यू कम होगा ना दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से याद कर लेना, वो प्लस में हो जाएगा और क्या हो जाएगा, और जो हो जाएगा माइनस में। दोस्तों उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों में सेम ही कहानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है दोस्तों, यदि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पे रखने पर, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा दोस्तों। दोस्तों रखना कहां पे है, फोकस पे, रखना कहां पे है, फोकस पे रखना। ठीक है, कौन सा दर्पण है दोस्तों, अभिसारी दर्पण। ठीक है, ये अभिसारी दर्पण हो जाएगा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अभिसारी दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं, और अपसारी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अपसारी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसका भी ट्रिक मैंने बताया था। देखो अप मतलब क्या होता है दोस्तों, यूपी अप मतलब क्या होता है, ऊपर। ठीक है, यूपी अप मतलब होता है ऊपर, और नहीं तो यूपी जो आपके मन में आ रहा है, चल रहा है यूपी उत्तर प्रदेश, तो उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अप मतलब ऊपर, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी ऊ से स्टार्ट होता है, यूपी अप भी ऊ से स्टार्ट होता है, उत्तल भी ऊ से स्टार्ट होता है। ऊ से जो स्टार्ट हो गया अप यानी अपसारी, और अवतल जो हो जाएगा अभिसारी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, ये ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं। तो अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को, अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पे रखने पर अभिसारी दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखो अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो याद रखना है कि अवतल दर्पण पर जब वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब दोस्तों जो होती है वो कैसी बनती है, अत्यधिक आवर्धित बनती है। दोस्तों आवर्धित का मतलब बड़ा होता है, याद रखना है। आवर्धित का मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है, और अत्यधिक आवर्धित का मतलब दोस्तों बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, धुंधला को हटा दो। समान आकार का कहां बनता है दोस्तों, तो याद रखना समान आकार का बक्सा के ऊपर रखेंगे वस्तु को तो वहां पे क्या हो जाएगा, समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे तरफ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कि एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पे रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि क्या होगी। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं, उत्तल दर्पण बोला है। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु को कहीं भी रखेंगे, उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रख दो उत्तल दर्पण के सामने, तो इसमें फिक्स है कि प्रकृति की बात करेगा हमेशा सीधा, हमेशा काल्पनिक, हमेशा आभासी। स्थिति की बात करें दोस्तों, दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हमेशा बनेगी। कहां बनेगी, फोकस और ध्रुव के बीच। आकार की बात करें वस्तु से हमेशा छोटा। ठीक है दोस्तों, 3 पॉइंट है, याद रखना है। तो हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा काल्पनिक होगी दोस्तों, और कहीं भी वस्तु को रखो हमेशा एफ और पी यानी पी और एस के बीच बनेगी दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करूं पिक्चर के द्वारा इसको दोस्तों, तो याद करना यहाँ पे एफ बनेगा, यहाँ पे पी, यहाँ पे सी बनेगा। दोस्तों प्रतिबिंब को वस्तु को मैंने यहाँ पे रखा, 2 किरण लेना है एक ऐसे, क्योंकि फोकस होकर गुजरेगी। ठीक है, और एक लेना है ऐसे, जो कि वक्ता केंद्र से गुजार देनी दोस्तों ऐसे। तो देखो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो हमेशा कहाँ बनेगा, पी और एस के बीच में। ठीक है, पी और एस के बीच में हमेशा क्या है, देखो छोटा ही बनेगा, हमेशा क्या होगा, सीधा और काल्पनिक बनेगा दोस्तों। ये ट्रिक है, इसको याद रखना, 3 ही क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अब आगे क्या क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन दिया वास्तविक और बड़ा। तो दोस्तों वास्तविक तो है ही नहीं,
उत्तल दर्पण में वास्तविक बनता ही नहीं है, इसको हटा दो। वास्तविक और छोटा, वास्तविक बनता नहीं है तो बड़ा छोटा हटा ही दो। आभासी और आभासी लिखा दोस्तों, और आभासी में यहाँ छोटी और यहाँ बड़ी है तो बड़ी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब का प्रकार यानी प्रतिबिंब क्या होगा, कौन सा प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब वस्तु रखा कहाँ गया दोस्तों, ध्रुव और फोकस के बीच में, यहाँ पे रखा गया दोस्तों। देखो यहाँ पे ध्रुव है और यहाँ पे फोकस है दोस्तों। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों, तो यहाँ पे भी याद करो, अगर इसके बीच में यहाँ प्रतिबिंब रखेंगे दोस्तों, वस्तु को मैंने यहाँ पे रखा तो ये क्या करेगा, ऐसे जाकर के फोकस से क्रॉस करेगी। और यहाँ पे केंद्र है तो वक्ता केंद्र से भी पास करानी पड़ेगी दोस्तों। ये पीछे की तरफ जाकर के ऐसे मिलता है। तो बता, टूटी हुई रेखाओं से जब प्रतिबिंब बनती है दोस्तों तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो टूटी हुई रेखाओं से जब बनते हैं तो इसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और ऐसे भी याद रखना कि अवतल दर्पण में फोकस के अंदर ध्रुव की तरफ कहीं भी वस्तु को रखेंगे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आगे मैं बात करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी फोकस लंबाई होती है दोस्तों, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होता है, अनंत होता है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया है कि उत्तल दर्पण में दोस्तों क्या याद करना है, उत्तल दर्पण में धनात्मक होगा प्लस। ठीक है दोस्तों, क्या क्या धनात्मक होगा, तो फोकस दूरी यानी एफ जो होता है धनात्मक होता है। त्रिज्या जो होती है दोस्तों आर, वो भी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, किसमें, उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में इसका उल्टा, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, ऋणात्मक हो जाएगी। फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस, और वक्ता त्रिज्या जो होती है वो भी ऋणात्मक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये प्लस से प्लस ये माइनस। तो क्वेश्चन हो रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की लंबाई शून्य होगा नहीं, ऋणात्मक होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों हमारा, धनात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की मैं बात करूंगा दोस्तों। 29 नंबर क्या कहता है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। कहाँ रखना है दोस्तों, अनंत पे रखना है। ठीक है, जब वस्तु को कहाँ रखना है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पे। तो याद रखना है कि जब अनंत पर रखा जाता है दोस्तों, अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो होती है दोस्तों, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो याद रखना वास्तविक। ठीक है, वास्तविक बनेगी। वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आ जाएगा दोस्तों। आकार दोस्तों क्या हो जाएगा, वस्तु के आकार से छोटा हो जाएगा दोस्तों। और इसका दोस्तों क्या हो जाएगी, प्रकृति स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति याद रखना है दोस्तों, अनंत पे हम रख रहे हैं तो अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे जाकर के पिक्चर बनेगी दोस्तों। हमारा यही मेन पॉइंट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है उसका कैसा निर्मित होगा। ऑप्शन है फोकस पर, कहाँ होगा, ठीक है, निर्मित कहाँ होगा, तो फोकस पर, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, वक्ता केंद्र पर और केंद्र से दूर। दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी अनंत में जब प्रतिबिंब रहेगी दोस्तों, वस्तु रहेगी दोस्तों, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, फोकस पर। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। दोस्तों आगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कैसा होगा। दोस्तों इसका मतलब यह है कि यह हमारा वक्ता केंद्र है
ये उत्तल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में ये पी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा और ये सी। कह रहा है कि वक्ता केंद्र से बाहर है, इधर इधर रखना मतलब कहीं यहाँ रखेंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे कहीं रखा जाएगा। तो याद रखना जब यहाँ पे रखते हैं तो ऐसे और ऐसे क्रॉस करेगा दोस्तों और यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे ए और बी अगर इससे बोलते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश। अब बताओ इस कंडीशन में प्रकृति क्या होगी दोस्तों, तो वास्तव में मिलेगा यानी वास्तविक प्रतिबिंब प्लस उल्टा, ठीक है। प्रकृति स्थिति क्या हो रही है दोस्तों बताओ, कहाँ बन रही है, तो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच बनेगी। आकार कैसा है दोस्तों, तो आकार याद रखना छोटा। अब क्वेश्चन पढ़ो 30 नंबर क्या कहता है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र के अंदर मतलब केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि निर्मित होगा। ऑप्शन ए है अनंत पर, ऑप्शन बी है वक्ता केंद्र पर, ऑप्शन सी है फोकस पर और ऑप्शन डी है एफ और सी के बीच में। दोस्तों अनंत पे कब बनता है, अनंत पे कब बनता है, जब फोकस पर हो, याद रखना। अनंत पे कब बनेगा, जब फोकस पर स्थित होगा, यानी ऑप्शन ए गलत है। सी पर कब बनेगा, जब सी पर वस्तु को रखा जाता है तब, ऑप्शन बी भी गलत है। फोकस पे बनेगा कब, जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे, ठीक है, जब अनंत पे रखा जाता है तब फोकस पे बनता है, भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे कि रेलवे वगैरह का एग्जाम होता है दोस्तों, उसमें में ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। मान के चलो कि प्रीवियस ईयर का है दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रही, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।